आईपीएम इंटरनेशनल स्कूल एंड कॉलेज के छात्रों, सुप्रभात। हिंदी आइलैंड की आपकी कक्षा में मैं मिसेस शालिनी श्रीवास्तव आपका स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी लिटरेचर के अंतर्गत पाठ 4 जेल का जीवन का अध्ययन करेंगे। जेल का जीवन ये एक संस्मरण है जिसे श्री गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने लिखा है। आइए पाठ शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि संस्मरण किसे कहते हैं। संस्मरण अर्थात स्मृति के आधार पे लिखा गया लेखक द्वारा लेख या कोई भी ऐसी घटना जो कभी हुई हो, वो उस स्मृति के आधार पे लेखक जो व्यक्त करता है उसे संस्मरण कहते हैं। जब हम ये पाठ का सारांश समझेंगे और जब ये पाठ पढ़ेंगे तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि ये जो घटना है वो लेखक के साथ ही हुई है और उसका सारा मार्मिक चित्रण लेखक ने इस पाठ के अंतर्गत किया है। चलिए सबसे पहले गणेश शंकर विद्यार्थी जी का परिचय जान लेते हैं। ये हमारे पाठ के लेखक हैं। गणेश शंकर विद्यार्थी जी का जन्म सन 1890 में मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। ये मूलतः पत्रकार थे और इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था और हिंदी इसका जो समाचार पत्र प्रताप उस समय निकलता था उसके ये संस्थापक और संपादक दोनों ही थे और अपने इसी प्रताप पत्र के माध्यम से ये जो भी क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे उन सभी को प्रोत्साहित किया करते थे अपने लेखन के द्वारा। और गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने भी स्वतंत्रता संग्राम में अपना काफी योगदान दिया है। सबसे पहले पाठ का परिचय समझ लेते हैं। पाठ का परिचय में आपने देखिए लिखा हुआ है, भारत अनेक वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा। बच्चों, जैसे आप सभी जानते हैं कि हमारा जो देश है उसको आज़ादी मिली थी सन 1947 में। उससे पहले अंग्रेजों का शासनकाल था हमारे भारत देश में और चूंकि उनका वो हमारे देश हम लोग उनके गुलाम थे और जिसकी वजह से वो हम पे तमाम तरह की अत्याचार करते थे, यातनाएं करते थे। उनकी गुलामी से मुक्त होने के लिए हमारे देश के काफ़ी लोगों ने संघर्ष किया, काफ़ी लोगों ने काफ़ी आंदोलन किए और जिसकी वजह से जब वो आंदोलन करते थे तो उन्हें जेल में डाल दिया जाता था और जेल में उनको तमाम तरह की यातनाएं दी जाती थी, जिसके तहत गणेश शंकर विद्यार्थी जी को भी जेल में एक बार बंद कर दिया गया था और जो उन्होंने वहाँ पे देखा, अनुभव किया, वो उन्होंने इस पाठ के अंतर्गत बताया है। पाठ आरंभ करते हैं। जेल जाने से पहले मन में नाना प्रकार के विचार उठते रहते थे। जेल में क्या बीतती है यह जानने की बड़ी उत्सुकता रहती थी। ये लेखक के मन में विचार उठ रहा था कि जेल में क्या बीतती है ये जानने की लेखक को बड़ी इच्छा थी। लेखक को इस बात की बड़ी उत्सुकता थी, वो जानना चाहते थे कि जेल का जीवन कैसा होता है। ये बात सन 1922 की है और मई का महीना था। दिन ढल चला था। गर्मी के कारण चोटी से एड़ी तक पसीना आ रहा था, किंतु मन फिर भी आनंदित था। कदम जल्दी जल्दी उठते थे। खुली धूप, खुली हवा के थपेड़े किसी बगीचे के झोंके के समान मालूम होते थे। यह दिन था जेल से बाहर निकलने का, अर्थात ये लेखक के जेल से बाहर निकलने का दिन है। मई का महीना है और बहुत ही गर्मी है, लेकिन इसके बावजूद भी जो लेखक चूंकि जेल से बाहर निकल चुका है इसलिए उसका मन कैसा है, प्रसन्न है, आनंदित है और वो खुश है। कानपुर जाने वाली गाड़ी की ओर बढ़ रहे थे कि इतने में वंदे मातरम, महात्मा गांधी की जय की ध्वनियां कानों में पड़ी। जब वो कानपुर जाने वाली गाड़ी की तरफ बढ़ रहे थे तभी उनके कानों में एक आवाज़ पड़ी, वंदे मातरम और भारत माता की जय और महात्मा गांधी की जय की आवाज़ें सुनाई पड़ी। नज़र घुमाकर देखने पर स्टेशन को पार करने वाले पुल के जीने पर पुलिस के गार्ड के बीच में अनेक युवक चलते हुए दिखाई पड़े। उनके पैरों में बेड़ियां जकड़ी थी, उनके हाथ पैर बंधे हुए थे, तो भी जुबान और जुबानों से बढ़कर हृदय खुले थे। उन्होंने जयगान किया, माता की वंदना की। स्टेशन आते समय सड़क किनारे कुएं के पास ये युवक पेड़ के नीचे बैठे पानी पीते हुए दिखाई पड़े थे। पुलिस उन्हें घेरे हुए थी। पता चला कि ये लोग मलिहाबाद के हैं और गांधी जी के काम में पकड़े गए हैं और उसी की सजा में सेंट्रल जेल ले जाए जा रहे हैं। अब ये जो कानपुर जाने वाले के बीच में जो इनको ये युवक दिखाई दे रहे हैं, ये कौन है? ये गांधी जी के आंदोलन में भाग लेने आए ये युवक थे, जिन्हें बाद में पकड़ लिया गया, बेड़ियों से जकड़ दिया गया, इन्हें जंजीरों से जकड़ करके जो अंग्रेज पुलिस थी वो ले जा रही थी। कहाँ बंद करने के लिए? सेंट्रल जेल में उन लोगों को बंद करने के लिए ले जा रही थी।
कानपुर जेल के अधिकांश कैदियों ने बताया कि जेल की आधी आबादी जोशीले और उत्साही युवकों की है। जोशीले उत्साही युवक कैसे थे? क्योंकि उस समय एक हवा चली थी पूरे देश में कि भारत को अंग्रेजों की दासता से मुक्त कराना है, इसलिए जितने भी युवक थे, जितने उनके अंदर जितना भी जोश था, वो सब जोशीले थे और उत्साही थे भारत माता को आज़ाद कराने के लिए। गांवों में जो भी आदमी तनिक भी मन चले और बड़े भी हौसले के हुए, बस उन्हें बंदी बना लिया गया और उनका कसूर केवल इतना है कि उनमें जोश है, आगे बढ़कर काम करने की उमंग है। मतलब कि वो सभी स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेना चाहते हैं, देश को आज़ाद कराना चाहते हैं। ये बात अंग्रेज सरकार को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, तो वो छोटी छोटी बातों में ही इन युवकों को कैद कर लेते हैं और जेलों में भर देते हैं। पुलिस इन बातों को अपने कामों में बाधा समझती है। पुलिस भी अपने मालिकों के पद चिन्हों पर चलती है। अब पुलिस भी किसकी है? क्योंकि शासनकाल अंग्रेजों का है, तो पुलिस भी अंग्रेजों की है, तो वो जाहिर सी बात है कि वो उन्हीं अपने जो शासक हैं उन्हीं की बातों का पालन करेंगे। शाम होते ही, अब यहाँ पे जेल के बारे में बता रहे हैं लेखक कि शाम होते ही वहाँ जेल की जो कोठरी थी उनमें ताले लग जाते थे और एक एक कोठरी में कई सारे आदमियों को भर दिया जाता था, ठूस दिया जाता था। कोठरी का जो ताला वो सवेरे 6 बजे के बाद ही खोला जाता था, मतलब 6 बजे के पहले उसे नहीं खोला जाता था और कई सारे आदमी एक ही कोठरी के अंदर रहते थे। और लेखक आगे कहता है कि ये अच्छा था कि कोठरी के दो तरफ लोहे की छड़ के दरवाजे थे, मतलब खुला हुआ था, लोहे की छड़ वाले दरवाजे थे और हवा की कमी ना थी। इससे कष्ट भी होता था जब जाड़ा बढ़ा। कब कष्ट होता था? जब जाड़ा बढ़ जाता था, ठंडी ठंडी हवा आती थी, तो दोनों ओर से सरसर चलने वाली हवा कष्ट देती थी। जब तक यहाँ रहा, रात्रि को चंद्रमा के दर्शन ना हुए। क्यों? क्योंकि शाम होते ही बैरक जो होता था, कोठरी जो होती थी, उसके दरवाजे बंद कर दिए जाते थे, उससे निकलने की इजाज़त नहीं थी, अनुमति नहीं थी। इसलिए जो भी कैदी थे वहाँ पे, उनको रात्रि में चंद्रमा के दर्शन नहीं हो पाते थे, चंद्रमा नहीं दिखाई दे पाता था। और उसी तरह से चूँकि विद्यार्थी जी भी बनते, तो उनको भी वहाँ पे रहते हुए चंद्रमा के दर्शन नहीं हुए। 9 बजे के लगभग जेल के परम देव सुप्रिंटेंडेंट दल बल सहित पधारते थे। सुप्रिंटेंडेंट कौन? जेल का जेलर। जब वे आते थे तो मालूम पड़ता था कि कोई नवाब आया है। बड़े साहब आते हैं, दूर से सुनाई पड़ता। फाटक का सिपाही कपड़े ठीक करके ऐसे अकड़ कर खड़ा हो जाता मानो सतर्कता की जीती जागती मूर्ति हो। मतलब सिपाही भी अपने आप को बिल्कुल सावधान मुद्रा में कर लेते थे कि भाई जेलर साहब आ रहे हैं। फिर पास आते ही धड़ाके से फाटक खुलता और जाड़े के दिनों में भी झालरदार छाते की छाया में डग बढ़ाते हुए साहब बहादुर दिखाई पड़ते। तो ये झालरदार छाते की मतलब ये उसके रुतबे की बात, उसके रौब की बात बता रहे हैं लेखक कि एक जेलर का भी कितना रौब होता था और वो कैसे आता था। पीछे उनकी सेना होती थी। सुप्रिंटेंडेंट से हम लोगों को खड़े होकर बात करनी पड़ती थी। सुप्रिंटेंडेंट चूँकि जेल का जेलर, बहुत बड़ा आदमी, इसलिए जितने भी कैदी होते थे उनको उनसे खड़े होकर के बात करनी पड़ती थी। जेल में रहकर हमें जो त्याग करना पड़ता था, उसकी याद हमारे दिलों में रह रहकर वैसी ही ताज़ा हो जाया करती थी जैसे कि पुरवैया के चलने पर दबी हुई चोटों की कसक उमड़ पड़ा करती है। अर्थात ये जो जेल में रह के बहुत सी चीज़ों का त्याग भी करना पड़ा विद्यार्थी जी को, और वो उसकी उन्होंने तुलना किससे की है? पुरवैया की जब हवा चलती है, यानी पूरब से जब हवा चलती है, तो जो पुरानी चोटें होती हैं उनमें बहुत दर्द होता है, और ये जो दर्द होता है ये बहुत ही पीड़ादायक होता है। और इसी से तुलना करते हुए उन्होंने उस त्याग को बताया है कि जो भी हमने वहाँ पे त्याग किया वो अत्यंत पीड़ादायक होता था और जो हमें वहाँ पे जेल में रहकर करना पड़ता था। जेल में रहकर सहनशीलता और त्याग के साथ साथ धार्मिकता भी बहुत बढ़ गई थी। गीता और रामायण भी खूब पढ़ी गई। एक महाशय तो कभी कभी रामायण इतने जोर से पढ़ा करते कि दूर होने पर भी हम लोग उनके शब्दों को साफ साफ सुनते। हम लोग कौन? गणेश शंकर विद्यार्थी भी चूंकि कोठरी में बंद थे, तो उन्हें भी रामायण के जो शब्द थे वो साफ साफ सुनाई पड़ते थे। हमारे आर्य समाजी भाइयों ने हवन कुंड बना लिया था उसी जेल में। एकादशी का व्रत रखा जाता था और किसी न किसी बैरक में संध्या यानी शाम को जोर से ईश्वर की प्रार्थना होती थी। कुरान भी खूब पढ़ी जाती थी, क्योंकि ऐसा नहीं था कि वहाँ पे सिर्फ हिंदू ही बनते, हिंदू मुस्लिम सभी स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था, तो उनको भी वहाँ पे बंद किया गया था, तो इसलिए कुरान भी खूब पढ़ी जाती थी। हमारे मुसलमान दोस्त 5 वक्त नमाज पढ़ते।
पांचों नमाज के पश्चात अल्लाह अकबर की आवाज़ सदा उठाई जाती। मिस्टर क्लीमेंट्स इस बात पर बहुत नाराज़ हुए। सुप्रिटेंडेंट की एक ना चली। मिस्टर क्लीमेंट्स कौन है? उस जेल के सुप्रिटेंडेंट यानी कि जेलर हैं, और उनको ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। साधारण कैदियों के जनेऊ उतरवा लिए गए थे, व्रत रोजा नहीं रखने दिया गया। जेल में इन सब बातों को लेकर काफ़ी झगड़ा भी बढ़ गया था। एक सज्जन थे वहाँ पे, स्वामी भास्कर तीर्थ, अपनी बात पर अड़ गए। जेल में अड़ने की दशा में पहला कदम यही होता था कि वो जो महाशय थे वो अपना भोजन छोड़ देते थे। जेल वाले उनसे बहुत नाराज रहते थे। स्वामी जी ने जेल वालों के विरोध करने पर भी भगवान श्री कृष्ण का चित्र टांग रखा था। सुप्रिटेंडेंट ने चित्र जबरदस्ती उतरवा दिया। दूसरे दिन उस बैरक में और लोगों ने भी श्री कृष्ण के चित्र लगा दिए। मतलब कि अगर एक ने किया तो और लोगों ने भी विरोध स्वरूप चित्र अपने बैरक में टांग लिए। हवा वही, और जेल भर में श्री कृष्ण के चित्रों के हर स्थान पर टांगने की चर्चा चल पड़ी। मुसलमान जो मित्र थे उनका भी यही विचार था कि हाँ, हमें टांगना चाहिए। सुप्रिटेंडेंट ने धमकी दी, परंतु कोई भी विचलित नहीं हुआ। समझौता ये हुआ कि चित्र अपने पास रखो, दीवारों पर टांगो मत। तो इस तरीके से जो भास्कर तीर्थ जी थे उनकी बात भी रह गई, और लोगों का जो भावना थी वो भी रह गई। जेल से रिहाई के समय मिस्टर क्लीमेंट से बातें हुई। उन्होंने फरमाया, अब जब यहाँ पे लिखा क्या है, जेल से रिहा हो रहा है यानी कि उसको छोड़ा जा रहा है, तो छोटे समय जो वहाँ के जो मिस्टर क्लीमेंट से यानी कि जेलर साहब हैं, उन्होंने कहा कि अब कुछ अपना काम करना। उन्होंने किससे कहा? लेखक से कहा कि अब कुछ अपना काम करना। तो लेखक ने कहा, पहले भी करता था। तो वे बोले, नहीं, तुम लोगों के पास दूसरों को भड़काने के अतिरिक्त और कोई काम नहीं है, अब कपड़ा बुनने का एक कारखाना खोलना। तो लेखक ने कहा, नेक सलाह के लिए धन्यवाद देते हुए मैंने कहा, आपका ख्याल गलत है, मेरे पास काफ़ी काम है। बोलो क्या है? उन्होंने मुझसे पूछा। मैंने कहा, प्रेस और पत्र। प्रेस और पत्र क्यों? क्योंकि ये एक प्रेस के संपादक और संस्थापक दोनों थे, और अपनी लेखनी से इन्होंने काफ़ी जो स्वतंत्रता संग्राम के जो सेनानी थे उन सबको काफ़ी प्रोत्साहित किया था। बोले, वे तुम्हारे नहीं है, उनमें तुम नौकर मात्र हो। तो मैंने भी कहा, मैं वैसे ही नौकर हूँ जैसे आप इस जेल के नौकर हैं। इन पर बातों का रुख पलटा मतलब उन्होंने बातें पलट दी, और उन्होंने कहा कि जेल आने की इच्छा भले आदमियों में नहीं होनी चाहिए। मैंने भी आवेश में कह दिया, आवेश यानी गुस्से में, जो लेखक था उसने भी गुस्से में कह दिया कि जब तक देश की अवस्था है तब तक हर भले आदमी का दूसरा घर जेल ही है। यह अवस्था मतलब जब तक ये भारत देश गुलाम है तब तक हर एक भारतवासी का जो दूसरा घर है वो जेल ही है। वे बोले, तुम बहुत कमज़ोर हो, अब की बार ज़रा मजबूत होकर आना। मैंने कहा, यानी लेखक ने कहा, आप बड़े अच्छे चिकित्सक हैं, इसलिए कोई चिंता नहीं। फाटक की खिड़की खोल दी गई, उससे निकलकर खुली दुनिया में पहुंच गया। यानी कि उसके बाद जब जेल का दरवाज़ा खोल दिया गया और श्री गणेश शंकर विद्यार्थी जी उस जेल से रिहा हो गए। तो इस प्रकार से उन्होंने इस पाठ के अंतर्गत जो जेल में महसूस किया, जो अनुभव किया और जो देखा, उसका वर्णन उन्होंने अपनी स्मृतियों के आधार पर किया है। और वो एक बहुत ही क्रूर समय था जब भारत में अंग्रेज़ों का शासन था, काफ़ी लोगों को जेल जाना पड़ा। और आप लोगों को भी पता होगा कि बहुत से हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे उनको फांसियाँ भी दी गई, उनको तमाम यातनाएं दी गई इस जेल के अंतर्गत। और भी बहुत सारी ऐसे संस्मरण हैं, ऐसी यादें हैं, ऐसे किस्से हैं जो अंग्रेज़ों की जेल से संबंधित हैं। तो इस प्रकार से ये गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने ये संस्मरण लिखा। बड़ा ही सुंदर चित्रण यानी मानविक चित्रण किया उन्होंने, जेल का सजीव चित्रण करने का प्रयास किया। और इस पाठ से संबंधित जितने भी श्रुतलेख में दिए गए आपके शब्द हैं, इनको आप कृपया करके पढ़ें और लिखने का अभ्यास करें। शब्द आपको याद करने हैं, और जितने भी प्रश्न हैं उनको रेखांकित कर दिया गया है। साथ ही साथ और भी जो प्रश्न हैं उनको आप अपने से भी हल करने का प्रयास करें। मुझे पूरी आशा है कि आपको ये पाठ पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये नहीं फिर भी समझ में आता है तो आप इस वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो आपको ये पाठ पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।